हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज का टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट वर्क। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Specification of fine aggregate for concrete work as per IS 383/2016 and MOT 5th रिवीजन के अनुसार फाइन एग्रीगेट शैल बी डेंस, ड्यूरेबल एंड क्लीन होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट को डिलेटेरियस मटेरियल से फ्री होना चाहिए, जैसे सॉफ्ट पार्टिकल्स, क्ले सेल्स, फ्लाइके मटेरियल, माइका, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी या अदर डिलेटेरियस मटेरियल से फ्री होना चाहिए, क्योंकि फाइन एग्रीगेट में डिलेटेरियस मटेरियल रहने से कंक्रीट के स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होता है। फाइन एग्रीगेट का जो मटेरियल होता है वो 4.75 mm का पासिंग और 75 माइक्रोन का रिटेन होता है। फाइन एग्रीगेट नेचुरल सैंड या क्रश स्टोन या कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ होता है, दोनों का मिश्रण होता है। फाइन एग्रीगेट शैल नॉट बी अल्कली रिएक्टिव होना चाहिए। फाइनेस मॉडुलस, जिसको हम लोग FM वैल्यू बोलते हैं, वो 2 से कम नहीं होना चाहिए और 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से 3.5 के बीच होना चाहिए। अगर सैंड को हम लोग प्लास्टर वर्क में यूज कर रहे हैं तो उसका FM वैल्यू 1.4 से कम नहीं होना चाहिए। यदि क्रश स्टोन सैंड हम यूज कर रहे हैं तो उसका FM वैल्यू 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। फाइनेस मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैंड का ग्रेडेशन का फॉर्मेट होता है उसमें एक कॉलम होता है परसेंटेज क्युमुलेटिव रिटेन, तो उसमें जितना भी परसेंटेज रिटेन होगा उस सबको जोड़ के उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनेस मॉडुलस निकल जाएगा। अब एज पर IS 383 के अनुसार सैंड के ग्रेडेशन के 4 जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, लेकिन एज पर MOT 5th रिवीजन के अनुसार 3 ही जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, क्योंकि कंक्रीट वर्क में हम 3 ही जोन यूज करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन का निर्धारण के लिए हम लोग 600 माइक्रोन पे पासिंग मटेरियल देखते हैं कि हमारा पासिंग मटेरियल क्या है, उसी के अनुसार हम जोन निर्धारण करते हैं कि वो सैंड जोन 1 में है या जोन 2 में है या जोन 3 में। अगर नेचुरल सैंड के बदले हम क्रश स्टोन मटेरियल यूज करते हैं तो 150 माइक्रोन में जो पासिंग मटेरियल का लिमिट 0 से 10 है वो 0 से 20 हो जाएगा। अब अगर 600 माइक्रोन पे हम जोन का निर्धारण कर लिए, इसके अलावा अदर सीयू में अगर लिमिट से 5% तक डिफरेंस है और टोटल क्युमुलेटिव 10% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और है कि जोन 1 का अगर सैंड है तो उसमें कोर्सर साइड में 5% का वेरिएशन अलाउ नहीं है, लेकिन जोन 4 का सैंड है तो उसमें फाइनर साइड में 5% का वेरिएशन अलाउ नहीं है। अब यदि कंक्रीट के लिए जोन 2 का सैंड प्रेफरेबल माना जाता है, लेकिन अगर जोन 2 के बदले जोन 1 का सैंड है तो जोन 2 के बनस्पत जोन 1 के सैंड का परसेंटेज बढ़ जाएगा और कोर्स एग्रीगेट का घट जाएगा। इसी तरह अगर जोन 3 का सैंड है तो जोन 2 के बनस्पत जोन 3 के सैंड का परसेंटेज कम हो जाएगा और कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब डिलेटेरियस मटेरियल की बात करते हैं। लिमिट ऑफ डिलेटेरियस मटेरियल टेबल 2 IS 383/2016 के अनुसार
अनक्रश मटेरियल में टोटल डिलेटेरियस मटेरियल 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 75 माइक्रोन में पासिंग मटेरियल 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रश मिक्स है तो उसमें क्रश सैंड 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मिक्स है मतलब नेचुरल सैंड और क्रश स्टोन मिक्स है तो उसमें 12% से ज़्यादा पासिंग 75 माइक्रोन में नहीं होना चाहिए। और टोटल क्रश या मिक्स में टोटल डिलेटेरियस मटेरियल 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैन्युफैक्चर सैंड में भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि फाइन एग्रीगेट में माइका पाया जाता है तो इसका इफेक्ट एडवर्सली वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, एब्रेजन रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर पड़ता है। अगर फाइन एग्रीगेट में माइका का परसेंटेज 1% ऑफ बाई मास है तो हमको उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यदि फाइन एग्रीगेट में मिस्कोवाइट टाइप माइका है 3% तक और मुस्कोवाइट एंड बायोटाइट माइका 5% तक है, और यदि हम इसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट में वर्केबिलिटी, satisfactory strength, permeability एंड एब्रेजन फॉर बियरिंग सरफेस में अगर पास है तो ये परमिट है। अब इस कंडीशन में टोटल परसेंटेज ऑफ डिलेटेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग माइका अनक्रश में 8% हो जाएगा और क्रश में 5% हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छे लगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।